मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। विषय है कि हमारे देश में जो आज की तारीख में जो कृषि है और खाद्यान्न उत्पादन है, मानव का स्वास्थ्य है, धरती की उर्वरता है, धरती के नीचे के पानी भूगर्भ जल का नीचे जाना है, बायोडाइवर्सिटी है और इन सब चीज़ों का ओवरऑल जो हमारे देश की जनता या देश में के जो नागरिक है उनके ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है। एक विचार है कि खेती के बारे में आज जैसा हम चल रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और चूँकि हमारे देश ने बेशक एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत उन्नति की है, आज की तारीख में मेरे देश का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 350 मिलियन टन से अधिक है। 350 मिलियन खाद्यान्न उत्पादन होने के बावजूद कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बारे में हमारे देश की नीतियां, मेरे देश के कृषि वैज्ञानिक एकदम से विचार नहीं कर रहे हैं। और विचार न करने का परिणाम ये है कि देश का जो किसान है, अधिकांश किसान, चूँकि हमारे देश में लगभग 85% किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। 15% किसान जो संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, उनके घर के बच्चे पढ़ गए हैं, कोई ना कोई नौकरी करता है, कोई ना कोई बिजनेस है। लेकिन जो आम आदमी है, आम किसान है, उसके क्या हालात हैं, इसके साथ साथ ओवरऑल जो देश की 140 करोड़ आबादी है उसके क्या हाल चाल हैं। तो कहने को तो चूँकि डेवलपमेंट बहुत हुआ है, जब विकास की बात करते हैं तो नए नए कीर्तिमान हम गढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ऐसी मिस करते चले जा रहे हैं, ऐसी भूलते चले जा रहे हैं कि जिसको अगर आज हम नहीं देखेंगे तो आने वाले दिनों में हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में जो हमारा इतना खाद्यान्न उत्पादन है वो कैसे है। मित्र, आप सब जानते हैं कि आज खाद्यान्न की जो प्रमुख फसल है उसमें गेहूं और धान है। किसी ज़माने में एक फसल होती थी बेझर बोलते थे, जिसमें जौ और चना मिला करके बोया जाता था, उसकी रोटी लोग खाते थे। अथवा ज्वार, बाजरा, मक्का या छोटे अनाज, स्मॉलर मिलेट्स हमारे भोजन का हिस्सा हुआ करता था। ये जो फसलें थीं, मोटे अनाज की फसलें या छोटे अनाज की फसलें, लार्जर मिलेट्स और स्मॉलर मिलेट्स प्लस जौ और चना, इन फसलों की पानी की डिमांड बहुत कम थी और फर्टिलाइज़र की डिमांड भी कम थी। लेकिन इसके बाद जब से धान मेरे देश में पहले भी होता था, धान पेरेंटल क्रॉप थी, लेकिन धान वहीं होता था जहां बारिश बहुत होती थी, लो लैंड एरियाज़ थे, पानी भर जाता था, मजबूरी में धान लगाना मेरी मजबूरी थी, वहीं धान होता था। धान कभी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं लगाया जाता था जहां हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करके धान की सिंचाई करें। लेकिन चूँकि धान, गेहूँ ऐसी फसलें हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन है कि इतना मिल जाएगा, यानी कि उसमें कोई बीमारी, कोई इंसेक्ट ऐसा नहीं है कि जिससे उपज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आए। तो आज देश में जो गेहूं का क्षेत्रफल है वो करीब 3.25 लाख करोड़ है और जो धान का क्षेत्रफल है वो करीब 3.5 लाख करोड़ हेक्टेयर है। जो गेहूं की औसत पैदावार है वो 31 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और जो धान की औसत पैदावार है वो करीब 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। देश में आज
111 मिलियन टन तो गेहूं का उत्पादन होता है और करीब 135 मिलियन टन धान का उत्पादन होता है। यानी ये जो मैं 350 मिलियन टन जो टोटल खाद्यान्न है, खाद्यान्न का मतलब होता है कि धान है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं और छोटे अनाज हैं और पल्सेस क्रॉप है, ये सब खाद्यान्न में आती है। तो टोटल खाद्यान्न का उत्पादन 350 मिलियन टन है। इनमें से 250 मिलियन टन का प्रोडक्शन केवल धान और गेहूं का है। अब देखिए आप, धान खरीफ में होता है और जहां बारिश कम होती है, जहां लो लैंड एरिया नहीं है, वहां भी लोग लालच में धान करते हैं। और उस धान उगाने के लिए, क्योंकि धान में फर्टिलाइज़र बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए, तो 1 हेक्टेयर धान को उगाने के लिए करीब करीब 40 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 हेक्टेयर धान को उगाने में 40 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसमें से मात्र 20-25% हिस्सा वर्षा का होता है और 75% हिस्सा हम ज़मीन से निकालते हैं। अब जब रबी आती है तो गेहूं का तो टोटल का टोटल जो पानी की डिमांड है वो भूगर्भ जल से ही मीट आउट होती है। जो कैनाल क्षेत्र हैं उनकी बात अलग है, नहीं तो हम यहाँ भी ज़मीन से नीचे पानी निकाल करके फसलों की सिंचाई करते हैं। चावल के बारे में कहा गया है कि चावल कोई बहुत पौष्टिक पदार्थ नहीं है, और गेहूं के बारे में भी यही चीज़ है कि गेहूं भी कोई बहुत ज़्यादा पौष्टिकता नहीं रखता है। लेकिन आज देश में ज़्यादातर लोग गेहूं और चावल खा रहे हैं। मित्र, ये धान और गेहूं की जो खेती का एरिया वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है, ये हमको एक ऐसी मुसीबत में डालता जा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब, आप सब ने सुना है कि एक दिन पानी को लेकर के विश्व युद्ध हो सकता है। अपने देश में 2 प्रदेशों के बीच में नदी जल बंटवारे की घटना तो आप सुनते हैं कि पानी को लेकर 2 प्रदेशों में संघर्ष होता है कि साहब इस नदी का इतना पानी हम लेंगे, इतना पानी हम लेंगे। पानी एक ऐसी वस्तु है मानव जीवन के लिए जिसके बिना, रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी मिले ना उबरे मोती मानस चूर। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा करके रखिए। अब जमीन के नीचे जो हमारे पूर्वज पानी छोड़ गए, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा किसी ज़माने में संपूर्ण देश में कुओं से पानी निकाला जाता था, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुएं हुआ करते थे। कहीं कुएं 20 फुट की गहराई पर थे, कहीं पर 40 फुट पर थे, कहीं पर 60 फुट पर थे, बस। यानी 20, 40, 60 फुट के नीचे से हम पानी निकाल के पीते थे। आज क्या हुआ, देश के जो तराई बेल्ट है जहाँ पर बाढ़ का पानी रुक जाता है, उन इलाकों को केवल छोड़ दीजिए, अन्यथा देश का करीब करीब 70% भूभाग ऐसा है कि जहाँ वाटर लेवल 150 फुट, 250 फुट और कई इलाकों में 800 फुट और 1000 फुट पर पानी पहुँच गया है। अब आप कल्पना करिए कि जब हमारे देश के 80%, 70% भूभाग पर पानी 700 फुट, 300 फुट पहुंच गया है, तो ये पानी अभी कितना दिन और ऐसा होगा कि पानी हमको मिलता रहेगा। तो सोचने की बात ये है कि हमको लगता तो नहीं है कि बहुत लंबा चलने वाला है, बट इसके बारे में अभी कोई चिंतन नहीं हो रहा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। यानी पानी को लेकर के किसी का कोई दृष्टिकोण साफ नहीं है। बस आधुनिक कृषि के चक्कर में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध, अंधी दौड़ है। मित्र, ये बताइए कि क्या मैं धरती का अंतिम प्राणी हूँ कि अब मेरे मरने के बाद इस धरती में किसी को नहीं जिंदा रहना है, नहीं जीवन यापन करना है?
तो मुद्दा ये था कि गेहूं और धान का जो क्षेत्रफल बढ़ता हुआ क्षेत्रफल है, और गेहूं और धान चूँकि मेरे भोजन का हिस्सा बनता जा रहा है, इसकी वजह से आप समझिए कि हमारी संपूर्ण बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। भूगर्भ जल स्तर कब ख़त्म हो जाए ये खतरा मंडरा रहा है। और हेल्थ की बात करेंगे तो स्वास्थ्य किसी का सही नहीं है। हम खेती करते हैं तो खेती करते हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मुझे पौष्टिक आहार मिले और मेरी बायोडाइवर्सिटी को, मेरे प्राकृतिक संसाधनों का कोई क्षरण न होने पाए। लेकिन आज जाने अनजाने ऐसा कुछ हो गया। तो मेरा जो निवेदन है, मेरा निवेदन ये है मित्र कि हम सबको मिल कर के, एक किसान सोचता है, जैसे मेरी बात अभी ये वीडियो जब मैं डालूँगा तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि तो फिर मैं क्या करूँ, अगर धान नहीं होगा तो ऐसा होगा, अगर गेहूँ नहीं होगा तो ये होगा, पशु चारा कहाँ से खाएंगे, बहुत सारी बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करो, लेकिन इस बात पर तो विचार करो कि जैसे आपने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, हम ये कहते हैं अगर ये करते रहे तो आपके बच्चे क्या करेंगे। आज की तारीख में आपका प्रश्न सही हो सकता है कि फिर खाद्यान्न उत्पादन का क्या होगा, फिर रोटी कैसे मिलेगी, फिर ये कैसे होगा, पशुओं का चारा कैसे मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, आज की तारीख में आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपकी संतानों का क्या होगा। क्या आप समझते हैं कि ये खेती यूं ही आप चलती रहेगी? क्योंकि धरती को बंजर मैंने कर दिया, धरती के नीचे का पानी मैंने लूट लिया, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी मैंने ख़त्म कर दी। तो प्रकृति में ही तो हम जीते हैं और प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम खेती में खाद्यान्न की ज़रूरत की बात है तो हम खरीफ के सीज़न में अगर ज्वार बाजरा मक्का को प्रमोट करते हैं, मतलब अपनी टोटल रोटी की जितनी भी ज़रूरत है, धान को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, धान होना चाहिए, लेकिन लो लैंड एरियाज में जहाँ रेनफॉल अच्छी होती वहाँ होना चाहिए। जहाँ पर भूगर्भ जल को निकाल करके धान लेना वहाँ धान नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये है गेहूँ होना चाहिए, लेकिन गेहूँ वहाँ होना चाहिए जहाँ 20, 25, 30 फुट पर वाटर लेवल है, तराई बेल्ट में जहाँ भी पानी अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में, वहाँ गेहूँ होना चाहिए। जहाँ 200 फुट नीचे से पानी निकाल के गेहूँ की सिंचाई करनी, वहाँ पर गेहूँ नहीं होना चाहिए। खरीफ में हमको मैक्सिमम एरिया में धान की ज्वार बाजरा की खेती करनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया में। ज्वार बाजरा की रोटी जब खाएंगे ना तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और मेरे पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। आप देखना, ज्वार बाजरा की कड़वी जब तक हमारे पशु खाते थे उनका दूध अच्छा होता था, क्योंकि वो पौष्टिक होती है। और जब से हमारे पशुओं को ये गेहूं का भूसा मिलने लगा ना, तो मैंने बोला रोटी ना आपके लिए अच्छी है ना गेहूं का भूसा पशु के लिए अच्छा है। रोटी, गेहूं की रोटी खा के मैं बीमार और गेहूं की रोटी खा के गेहूं का भूसा खा के मेरा पशु बीमार। प्राकृतिक खेती का विषय है। प्राकृतिक खेती का मतलब एक ही मैं कहता हूँ कि प्रकृति जिन फसलों को अलाउ करती हो, जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो ज़मीन है तो गेहूँ 3.25 लाख हेक्टेयर, 3.25 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल की ज़मीन गेहूँ को अलाउ नहीं करती, न पानी के नज़रिए से न भूमि की उर्वरता के नज़रिए से। और जो 3.5 करोड़ हेक्टेयर में धान की खेती होती है तो वो भी इतनी ज़मीन नहीं है कि जो धान की खेती के लिए अलाउ करती हो। गेहूं की खेती के लिए हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80-90 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऐसी जहाँ हम गेहूं की खेती इजीली कर सकते हैं, पानी भी है, सॉइल भी अच्छी। ऐसी करीब 1 करोड़ हेक्टेयर सॉइल ऐसी है जहाँ मैं धान की खेती कर सकता हूँ। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है समझ के साथ खेती करना कि मेरे प्राकृतिक संसाधन, मेरी प्रकृति क्या अलाउ करती है, जो प्रकृति अलाउ नहीं करती वो नहीं करना है। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है।
अगर हम ऐसा आज विचार नहीं कर पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो समय है ना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो प्राकृतिक खेती के बारे में देश के जो भी किसान जब कभी सोचें तो थोड़ा ठीक से सोचें। ये विषय विचारों का है, अंतर्मन की गहराइयों से सोचना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर चंद रुपयों के लालच में मैं खेती करूंगा तो ध्यान रखना कि हमारे बच्चों का तो भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। नमस्कार।